सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 5 की क्लास हो रही है, जिसमें आज हम लोग सेक्शन डी को शुरू करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के सेक्शन बी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज के क्लास से हम लोग सेक्शन डी को शुरू करेंगे। तो सेक्शन डी में टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से आज के क्लास में हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। ये क्लास बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ी नहीं लग रहा है। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्लास शुरू हो चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं और जो भी क्लास हो रही है सबका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो हम लोग का पहला चैप्टर है झारखंड में कृषि और औद्योगिक विकास, जिसमें से पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि झारखंड में कृषि क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए और झारखंड सरकार को कृषि समस्याओं के निदान के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। यानी कि झारखंड में जो कृषि से संबंधित जो भी समस्या है उनके बारे में डील करना है, प्लस उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए झारखंड सरकार को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए उसके बारे में हम लोग को इस क्वेश्चन में डील करना है। तो सबसे पहला कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो हम लोग का 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से मात्र 23% भूभाग पर ही कृषि किया जाता है। यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर का जो 23% भाग है उस पर ही कृषि कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, 79,714 या फिर 16 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है हम लोग का 23%, यानी कि 23% भाग पर हम लोग का कृषि कार्य किया जाता है। यानी कि झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर में से शुद्ध बोया क्षेत्र 23% है। यद्यपि वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उस पर हम लोग कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी कि लगभग 47.67% भूभाग पर हम लोग कृषि कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में कितना, तो 23% भूभाग पर ही कृषि कार्य हो पाता है झारखंड में। लेकिन इसमें मात्र यहाँ पे 28 नहीं होगा, 23 होगा, 23% भाग पर ही कृषि कार्य हो पाता है। और यहाँ 2 प्रकार की भूमि पाई जाती है। पहला हो गया दोन यानी कि जो निचली भूमि होती है, निम्न भूमि जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा हो गया टाँड़। तो टाँड़ जो हो गया वो हम लोग का उच्च भूमि होती है। तो यहाँ पे 23% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि हम लोग लगभग 48% भूमि पर कृषि कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार की भूमि पाई जाती है, पहला दोन और दूसरा टाँड़। तो दोन क्या हो गया, निम्न भूमि हो गया, और टाँड़ हो गया हम लोग का ऊँची भूमि हो गई। यहाँ कृषि की अपार संभावना है, क्योंकि यहाँ की जलवायु भारत के अन्य क्षेत्रों से समरूपता रखते हैं। यानी कि भारत में जैसा जलवायु पाया जाता है और झारखंड की जैसे जलवायु पाई जाती है, दोनों लगभग सिमिलर है, इसीलिए यहाँ पर कृषि की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब यहाँ भी 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, और 3 प्रकार के मौसम में जैसे कि भदई, अगहनी और रबी, ये 3 प्रकार की फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। अब है कि यहाँ इसके बावजूद भी निम्न समस्याएं विद्यमान है, यानी कि जलवायु में समरूपता होने के बावजूद भी झारखंड में, इसके अलावा झारखंड में कृषि का अपार संभावना होने के बावजूद भी कृषि में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जैसे कि सबसे पहला आ गया कि छोटे तथा बिखरे हुए खेत। तो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे थे सेक्शन बी, तो वहाँ पे एक चीज़ मिला था कि जैसे जैसे हम लोग की जनसंख्या बढ़ रही है, घर में या फिर कहीं भी ज़मीन का बंटवारा हो रहा है, जिसकी वजह से जोतों का आकार काफ़ी छोटा होते जा रहा है। तो झारखंड के कुल कृषि खेतों में लगभग 70% 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले हैं, जबकि मात्र 0.7% 10 हेक्टेयर से अधिक बड़े हैं। और छोटे आकार के खेत पूंजी निवेश, सिंचाई तथा कृषि यंत्रों के प्रयोग के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होते हैं। अगर छोटा खेत है तो सामान्य सी बात है कि जो भी हम लोग ट्रैक्टर का या फिर जो भी कृषि संबंधित उपकरणों का यूज करते हैं, उनके उपयोग करने में काफ़ी समस्या उत्पन्न होगी और परिणाम स्वरूप हम लोग के कृषि की उत्पादकता में कमी नजर आएगी। दूसरा है निम्न उत्पादकता। तो झारखंड में अनाजों का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 1.11 किलोग्राम है, जबकि पूरे भारत में यही देखा जाए तो वो 1700 किलोग्राम है, यानी कि काफ़ी कम है। जबकि चावल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन झारखंड में भारत में क्रमशः 1226 किलोग्राम, और वहीं भारत में कितना 1895 किलोग्राम पाया जाता है। लेकिन डाटा से हम समझ सकते हैं कि झारखंड की उत्पादकता जो वो काफ़ी कम है। फिर कि फसल उत्पादन में कमी, जिसमें से वो क्या है कि 2015 में 2014 की तुलना में अनाज का उत्पादन 20% कम हुआ, और चावल और दाल के संबंध में यह कमी इस अवधि में 38% एवं 17% हुआ। यानी कि चावल में 38% का कमी देखा गया, वहीं दाल में 17% का कमी देखा गया। जबकि गेहूं और मोटा अनाज में यह लगभग कितना, तो गेहूं में 8.9% और
मोटा अनाज में 18.9% की कमी देखा गया। यानी कि फसल उत्पादन में भी यहाँ पे कमी हो रही है, उत्पादकता भी काफ़ी कम है और जोत का आकार भी निरंतर छोटा होते जा रहा है। अगला है सिंचाई की सुविधा में कमी। तो झारखंड का जैसा भौगोलिक स्वरूप है, तो झारखंड में सिंचाई के कुल स्रोत लगभग 2,87,810 घन मीटर है, जबकि केवल 47,360 लाख घन मीटर ही उपयोग किया गया है। यानी कि इतना होने के बावजूद भी मात्र इतना का ही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात लगभग 16% ही सिंचाई स्रोत का उपयोग हो पाया है और ये अभी के टाइम में लगभग 15% हो गया। यानी कि सिंचाई योग्य भूमि जो वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में 15% है और इसके अलावा कुछ कृषि भूमि का मात्रा 8.7% को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। यानी कि टोटल भूमि का हम लोग को मात्र 15% भाग ही सिंचित भूमि है और बहुत सारे ऐसे भूमि है जिसका सिर्फ और सिर्फ लगभग 8.5% भूमि ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। और झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि जब तक 50% कृषि भूमि को सिंचाई के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, झारखंड सूखा का प्रकोप झेलता रहेगा। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के मात्र 15% भूभाग पर ही सिंचित भूमि पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भूमि है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगभग 8.5% भूमि ही सिंचित भूमि के रूप में विद्यमान है। साथ ही झारखंड में वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक हम लोग 50% भूमि को सिंचित योग्य भूमि नहीं बनाएंगे, तब तक झारखंड जो है वो सूखा के प्रकोप झेलता रहेगा। अगला है मिट्टी की निम्न उर्वरता। तो झारखंड का जो अधिकांश मिट्टी क्षेत्र है वो लाल बलुई है, जो कि झारखंड का 90% भूभाग पर पाया जाता है, तथा लेटराइट मिट्टी मिलती है, अतः मिट्टी की उर्वरता अधिकांश भागों में निम्न स्तर की पाई जाती है। फिर परंपरागत औजार का प्रयोग, तो ये हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स की कृषि में भी देखे हैं। तो निम्न उत्पादकता का एक कारण मध्यकालीन कृषि औजार, जैसे कि अभी भी वर्तमान समय में हल, बैल ये सब का प्रयोग करके किया जाता है, जो कि बहुत सारा समय भी लेता है और काफ़ी मेहनती हो जाता है। लेकिन इसके पीछे का मुख्य वजह भी ये है कि यहाँ के जोत निरंतर छोटे हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ट्रैक्टर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि परंपरागत औजार के प्रयोग की वजह से भी हम लोग के कृषि में निम्न उत्पादकता हो रही है। फिर खाद का कम प्रयोग, तो यहाँ यह देखा गया है कि खाद का लगातार कमी होता रहा है और कुछ एक वर्ष को छोड़ दे तो यहाँ आवश्यकता के बदले उससे कम पूर्ति हुआ है। यानी कि जितनी हम लोग को खेती के लिए खाद की आवश्यकता होती है, DAP यूरिया की, उससे कम पूर्ति हो पाती है और जो पूर्ति भी हुआ है उसका सही से उपयोग नहीं हो पाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भी फसल है उनका उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता है, वे सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं और नहीं वे सही से उत्पादित कर पाते हैं। 2016-17 में खरीफ फसल के लिए 3,30,000 टन तक खाद की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें से मात्र 2,87,707 टन की ही पूर्ति हो पाई और वहीं रबी फसल के लिए इसकी आवश्यकता 1,65,500 टन थी, जबकि इसके बदले केवल 4,765 टन की आपूर्ति हो पाई। यानी कि अगर यहाँ के किसान कृषि कर भी रहे हैं तो उन्हें कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिस खाद का प्रयोग करते हैं उनकी भी उपलब्धता सही से नहीं हो पा रही है, जो कि कहीं ना कहीं कृषि की उत्पादकता में कमी लाने के पीछे की प्रमुख वजह भी है। अब है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे मिट्टी के पोषक तत्वों को हटाकर उसे अनुत्पादक बना देता है और झारखंड के अधिकांश क्षेत्र मृदा अपरदन से व्यापक रूप से प्रभावित है। तो मृदा अपरदन मुख्यतः क्या हो जाता है कि सबसे पहले कि इसको तो रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है कि जो मिट्टी होती है वे धीरे धीरे मिट्टी के पोषक तत्वों को हटाकर उसके जगह पर वैसे मिट्टी आ जाती है जो कि उत्पादकता को काफ़ी कम कर देता है। झारखंड के काफ़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का प्रभाव देखा जाता है, जिसकी वजह से निरंतर उत्पादकता में कमी आ रही है। तो झारखंड निस्संदेह एक उद्योग के साथ साथ कृषि बहुल क्षेत्र भी है और कृषि क्षेत्र में लगभग कुल श्रम बल का 43% रोजगार के लिए निर्भर है। तो झारखंड में उद्योग के साथ साथ कृषि क्षेत्र भी काफ़ी अधिक मात्रा में है और इस राज्य की विशाल आबादी आज भी जीवन यापन के लिए लगभग कितना 43% आदमी जो वो कृषि पर निर्भर है। अतः इस संदर्भ में कृषि के हालात को बदलने के लिए निम्न कदम उठाने के सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सुझाव क्या हो गया कि मात्र 8.7% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। तो 8.7% वैसा कृषि भूमि है जहाँ पर 15% से भी कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाती है। भूमिगत जल संसाधन के सीमित होने, उबड़ खाबड़ धरातल
और सदाबहारी नदियों का अभाव जैसे विशेषताओं के कारण यहाँ सिंचाई की तुलना में तालाब, रोक बांध यानी कि चेक डैम इत्यादि अधिक अनुकूल है। यानी कि भारत का जैसा भौगोलिक स्वरूप है, जैसे उबड़ खाबड़ ज़मीन का होना, या फिर यहाँ पे 12 महीने बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, या फिर जल संसाधन जो वो सीमित मात्रा में है, तो ये सब की वजह से यहाँ पे तालाब हो गया, कुआं हो गया, या फिर चेक डैम, ये सब से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। फिर झारखंड के बड़े भाग पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो ऐसे क्षेत्रों की शुष्क कृषि के विकास पर विशेष बल देना होगा। और शीघ्र तैयार होने वाले फसलों के नस्ल को प्रभावी बनाना हो तो आवश्यक है ही ऐसी फसलों को प्राथमिकता भी देना होगा जो कम जल की आवश्यकता जैसी विशेषताएं रखती है, जैसे कि सूखा प्रतिरोधात्मक क्षमता से युक्त हो। मतलब कुल मिला के ऐसा हो गया, झारखंड के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो अगर कम वर्षा हो रही तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कृषि किया जाए, यानी कि शुष्क कृषि किया जाए, जो कि हम लोग को बहुत जल्दी तैयार हो जाए, और उन्हें सूखा प्रतिरोधात्मकता क्षमता से युक्त भी होना चाहिए ताकि वे कम पानी में भी फसल को तैयार कर सकें। फिर ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल सिंचाई को प्रभावी बनाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें पानी की बहुत कम मात्रा यूज होती है और वो सिंचित लगभग भूमि को कर देता है। अब झारखंड में अनाजों के कृषि को एकाधिकार है, परंतु झारखंड की मृदा, धरातल, जल संसाधन इत्यादि की विशेषताएं स्पष्ट करती है कि यहाँ फलों की कृषि, उद्यान कृषि, लाह कृषि, रेशम उत्पादन, मछली पालन इत्यादि के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग चावल की कृषि या फिर अन्य कृषि पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर फल की कृषि के लिए भी वातावरण काफ़ी अच्छा है। उद्यान कृषि, लाह कृषि हो गया, तो ये सब पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक तथा रासायनिक कीटनाशकों के विपरीत प्रभाव देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई पड़ने लगे हैं। अतः झारखंड में बनने वाली कृषि योजना के तहत जैविक कीटनाशक का प्रयोग होना, यानी जैविक कीटनाशक के विपरीत प्रभाव, जैविक कीटनाशक तथा जैविक खाद तथा केंचुओं द्वारा मिश्रित खाद के प्रबंधन एवं उत्पादन पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। यानी कि बहुत सारे खाद के प्रयोग की वजह से देश में बहुत सारे जगहों में विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी कि झारखंड को भी सतर्क हो जाना चाहिए, और झारखंड में जो भी कृषि योजना बनेगा उसमें जैविक कीटनाशक तथा जैविक खाद, यानी कि इसमें केंचुए के द्वारा मिश्रित खाद के प्रबंधन और उत्पादन पर बल देने की आवश्यकता है। कृषि कार्यक्रम, कृषि अनुसंधान, मृदा संरक्षण और फसल समन्वय इत्यादि से संबंधित तथ्यों को भी स्थानीय बोली तथा प्रचलित भाषा में प्रसारित किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो भी कृषि से संबंधित जो भी हम लोग का कार्यक्रम होगा, उन सभी कार्यक्रमों में वहाँ के लोकल लैंग्वेजों में ही हम लोगों को समझाना चाहिए, जिनसे कि वे अधिक मात्रा में और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकेंगे। साथ ही साथ प्रवर्धन कैंप आयोजित कर किसानों को समझाना चाहिए कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग कैसे करें। यानी कुल मिला के झारखंड के लोगों को सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम आते हैं उन्हें उनके बारे में अच्छे से समझाना है। साथ ही साथ जो भी तकनीक है उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे कि हम लोग कृषि की उत्पादकता में वृद्धि कर पाएँ, ये सारा चीज़ को हम लोग को देसी लैंग्वेज में, यानी कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसके आधार पर हम लोगों को बताना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग कृषि की उत्पादकता में बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन था कि झारखंड में कृषि से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें, तो ये कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ इसको इन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाना चाहिए, तो वो भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य है और झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना पर टिप्पणी करें। तो हम लोग जब इकोनॉमिक्स का सेक्शन बी को कवर कर रहे थे तो वहाँ पे दो चीज़ मिला था, एक आर्थिक समृद्धि और सेकंड था हम लोग का आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में डिफरेंस क्या हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कि एक आदमी है, दो आदमी है, एक ए और एक बी। ए को कितना 10,000 रुपया या फिर मान लेते हैं 1,000 रुपया सैलरी मिलता है और बी को भी 1,000 रुपया सैलरी मिलता है। ए क्या करता है, इस 1,000 को उपयोग करता है, वो अपना खाना पीना में उपयोग करता है, कपड़ा खरीद लेता है या फिर शॉपिंग करता है, जो भी करता है टोटल कुल मिला के वो 1,000 रुपया
खर्चा कर देता है। बी क्या करता है, उस 1000 में से 500 रुपया वो खर्चा करता है और 500 रुपये क्या करता है, वो सेविंग कर लेता है, या फिर 500 रुपया किसी प्रोजेक्ट में लगा देता है जिससे कि भविष्य में उसको इससे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि ए जो है वो एक भी रुपया सेव नहीं कर रहा, जबकि बी जो है वो कुछ पैसा जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा ताकि उसके फ्यूचर में उसको ज़्यादा अमाउंट मिले या फिर कुछ भी लाभ प्राप्त हो। तो इस स्थिति में ए जो है वो हम लोग का क्या कर रहा है, आर्थिक समृद्धि कर रहा है, और बी जो है वो हम लोग का आर्थिक विकास कर रहा है। यानी कि ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के पास सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि होगा, यानी कि फ्यूचर में अगर ए का सैलरी अगर बढ़ के 2000 हो जाए तो वो 2000 भी क्या करेगा, पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर बी का सैलरी 2000 होता है तो वो 2000 में से कुछ पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और कुछ पैसा वो अपना दिनचर्या चलाने के लिए उपयोग करेगा। तो ए के पास कंडीशन क्या हो गया कि उसके जो सैलरी बढ़ा यानी कि उसकी मात्रात्मक वृद्धि हुआ, और बी में भी मात्रात्मक वृद्धि हुआ, लेकिन मात्रात्मक वृद्धि होने के साथ साथ उसने कुछ अमाउंट को सेव कर लिया ताकि फ्यूचर में कुछ काम आए, यानी कि गुणात्मक वृद्धि भी हो रहा है। तो ए के पास सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि हो रहा है, जबकि बी के पास गुणात्मक वृद्धि भी हो रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे क्या कि ए जो है वो आर्थिक समृद्धि कर रहा है, लेकिन बी जो है वो आर्थिक विकास कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य है, और झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना पर टिप्पणी करें। यानी कि सबसे पहले आर्थिक समृद्धि का डेफिनेशन बताना है, और झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है उसके बारे में हम लोग को टिप्पणी करना है, यानी कि हर पक्ष को देखते हुए बात करना है। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है वो मात्रात्मक वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि क्या होगी, एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किसी भी समयावधि में होने वाले उत्पादन क्षमता और वास्तविक आय की वृद्धि को शामिल किया जाता है। यानी कि आज मेरा सैलरी अगर 1000 है, कल अगर 2000 हो जाता है, आने वाले समय में अगर 10,000 हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा आर्थिक समृद्धि हुआ है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा आर्थिक विकास हुआ है। एग्जैक्टली हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि मेरा अगर आर्थिक समृद्धि हुआ है तो क्या आर्थिक विकास भी हुआ ही है। दूसरे शब्दों में, किसी अर्थव्यवस्था में अगर सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्र उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय आदि में मात्रात्मक वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि की संज्ञा दी जाती है। इसका वस्तुनिष्ठ मापन संभव है। अब झारखंड के संदर्भ में आर्थिक समृद्धि का आशय क्या हो जाएगा, तो राज्य में उत्पादन क्षमता क्या होगा या फिर राज्य में प्रति व्यक्ति आय क्या होगा कि परिणाम में वृद्धि से है। यानी कि अगर राज्य में उत्पादन क्षमता बढ़ रहा है, अगर राज्य का आय बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि झारखंड में आर्थिक समृद्धि हो रहा है। यानी कि अगर झारखंड का जीडीपी बढ़ रहा है तो क्लियरली बोल सकते हैं कि झारखंड में आर्थिक समृद्धि हो रहा है। यद्यपि झारखंड की आय और प्रति व्यक्ति आय देश के बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है, और प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 26वां रैंक है झारखंड का, परंतु इसकी वृद्धि दर अनेक राज्यों से अधिक है। यानी कि आय और प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम होने के बावजूद भी झारखंड का जो वृद्धि दर है वो बहुत राज्यों से अधिक है। और इस संदर्भ में यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि 2016 में झारखंड को व्यापार सुगमता सूचकांक में 3रा स्थान भी प्राप्त हुआ था। फिर झारखंड की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के बदलाव को पीछे की सरकार की भूमिका भी उल्लेखनीय है। जैसे कि 2011 से लेकर 17 के दौरान इन 6 वर्षों में राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में 40% और प्रति व्यक्ति आय में 31% इजाफा हुआ है। फिर अगर 15-16 का देखें तो 2015-16 में साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कितना 8.83% और साधन लागत कर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया, तो 8.9% का वृद्धि देखा गया। और यह लगातार चौथा वर्ष है जिसमें राज्य की वास्तविक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी कि 2015-16 में अगर देखा जाए तो जीएसडीपी फैक्टर कॉस्ट पर और एनएसडीपी फैक्टर कॉस्ट इन दोनों में वृद्धि देखा गया है। और 2004-05 में झारखंड के स्थिर मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 18,510 रुपया था, जो 15-16 में बढ़कर कितना 33,260 रुपया हो गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो 18,510 था और यहाँ पे 33,260 रुपया हो गया, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हुआ है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि झारखंड में 2004-05 की तुलना में 15-16 के टाइम पे आर्थिक समृद्धि हुआ होगा। और विगत 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 4.57% की वृद्धि हुई है। लेकिन कंटिन्यूसली अभी भी क्या हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है, यानी कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। लेकिन अगर आर्थिक समृद्धि हो रहा है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि झारखंड का आर्थिक विकास भी हो रहा है।
अब 2022-23 में स्थिर मूल्य पर झारखंड में GSDP और NSDP और प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 6.76, 7.50 और 6.14 की वृद्धि हुई है। और झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर ढांचे में निम्नलिखित 3 श्रेणियाँ शामिल है। तो सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र और फिर तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र यानी कि कृषि से रिलेटेड जो भी है वे सारे आ जाएंगे। और वैसी आर्थिक क्रियाकलाप जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और झारखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उत्पाद ये सब शामिल किए जाते हैं। 2004-05 में स्थिर मूल्य पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वृद्धि दर 8.58% था, जबकि 15-16 में 5.23% हो गया। अब द्वितीयक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे वस्तुओं का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। क्योंकि विनिर्माण उद्योगों के द्वारा होता है इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की भी संज्ञा दी जाती है। और इसमें प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा अन्य स्वरूप में परिवर्तन होता है। ये सारा चीज़ तो हर किसी को क्लियर होगा ही। इसमें वस्तु की प्रकृति के द्वारा उत्पादन न होकर विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन होता है। यानी कि अगर हम लोग के पास आलू का खेती की है यानी कि वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, तो उस आलू का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, चिप्स बनाएंगे। और चिप्स बनाने के लिए हम लोग को उद्योग की आवश्यकता होगी, तो हम लोग उस आलू के रूप में परिवर्तन कर दिए, यानी कि उसका फिर से दूसरा निर्माण कर दिए, तो विनिर्माण कर दिए। तो इसमें वस्तु की प्रकृति के द्वारा उत्पादन न होकर विनिर्माण की प्रकृति के द्वारा उत्पादन होता है। और कच्चे माल का प्रसंस्करण के द्वारा अंतिम उत्पादन के रूप में रूपांतरण होता है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण आ जाएगा, जिसमें खनन एवं उत्खनन भी आ जाते हैं। फिर बिजली हो गया, गैस और जलापूर्ति निर्माण ये सब शामिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे आर्थिक समृद्धि कैसे हुआ है। तो 2004 और 5 से 2015-16 के बीच में यानी कि 11 वर्ष में झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में 4.22% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। यानी कि लगभग 4.5% का औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। और विगत 11 वर्षों में से 4 वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि जो है वो नकारात्मक रही। और पिछले 4 वर्ष में इस क्षेत्र में हल्की वृद्धि हुई है। और 12-13 से 15-16 के दौरान औद्योगिक वृद्धि दर 5.11% रहा। यानी कि शुरू में तो थोड़ा सा वृद्धि देखा गया, लेकिन 4 वर्ष जो था उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखा गया। उसके बाद फिर से अगले 4 वर्ष उसके बाद फिर से 12-13 से 15-16 के दौरान औद्योगिक वृद्धि जो है वो हम लोग का 5.11 रहा। अब आता तृतीयक क्षेत्र आता है जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। और इस क्षेत्र में वैसे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं उत्पन्न करती है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, सेवा हो गया। तो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, लेकिन वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में सहायक है। और झारखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, भंडारण एवं संचारण आ जाएगा, फिर व्यापार आ जाएगा, होटल आ जाएगा, मरम्मती, रखरखाव, फिर रेस्टोरेंट, वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट, घर का स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं शामिल की जाती है। फिर राज्य की अर्थव्यवस्था में विगत 11 वर्षों में सेवा क्षेत्र का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और इसने अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रदर्शक की भूमिका भी निभाई है। और सेवा क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 11.22% रहा। यानी कि सेवा क्षेत्र में भी आर्थिक समृद्धि देखा गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12% की वृद्धि भी देखा गया था। और आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार और 11 से 17 के बीच में GSDP में तृतीयक क्षेत्र का यानी कि जो सेवा क्षेत्र में उसमें चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर जो था वो 9.30% दर्ज किया गया था। जबकि शेष क्षेत्रों का प्रदर्शन जो था वो औसत से भी काफ़ी नीचे रहा। फिर 11-12 में स्थिर मूल्य पर 11-12 से 15-16 के पिछले 4 वर्षों के दौरान झारखंड में सेवा क्षेत्र में 10.63% की वृद्धि देखी गई। और 2015-16 में सेवा क्षेत्र में 10.63% की वृद्धि हुई। यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ हुआ है तो वो हम लोग का तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में हुआ है। यानी कि ऑल ओवर तीनों में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग का तृतीयक क्षेत्र में हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों क्षेत्र में हम लोग का आर्थिक समृद्धि हुआ है, यानी कि झारखंड में भी आर्थिक समृद्धि हुआ है। तो जिस तरह के क्वेश्चन थे कि आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो वो हम लोग देख लिए। प्लस झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, तो यहाँ पे 3 भाग देखे, मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और हम तीनों क्षेत्र से ये कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि तीनों क्षेत्र में हम लोग का आर्थिक समृद्धि
हुआ है, यानी कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक समृद्धि हुआ है। अब है कि झारखंड में कृषि विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करें और साथ ही साथ कृषि में विकास दर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का विवरण दें। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग को पता है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, जिसमें से मात्र 15% भूभाग ही सिंचित है और बहुत सारे ऐसी भूमि है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगभग 8.5% भूभाग ही सिंचित है। इसके अलावे झारखंड का जो टोटल श्रम बल है उसका 43% श्रम बल जो है वो रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो कृषि का झारखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और राज्य की बहुसंख्यक आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, 43% आबादी। उसके बाद है कि इस मूल्य स्थिरता, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और आय के संदर्भ में यहाँ की बहुसंख्यक आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भरता पुष्ट हो जाती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर है, चाहे उनका आय का सोर्स हो या फिर रोजगार हो या फिर खाद्य सुरक्षा से संबंधित हो, सारा चीज़ वे लोग कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे अधिक रोजगार प्रदान करती है और लगभग 76% आबादी झारखंड की कुल आबादी में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और कुल श्रम शक्ति का लगभग 67% भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ये 43% होगा। तो कुल श्रम शक्ति का, ठीक है, यहाँ पर श्रम शक्ति की बात किया गया है, तो श्रम शक्ति का लगभग 67% भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा। टोटल श्रम बल का 43% जो है वो रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है और यहाँ पर श्रम शक्ति जो 67% कृषि पर निर्भर है। और यहाँ के कृषक समुदाय की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में राज्य सरकार भी ईमानदारी से प्रयासरत है। झारखंड सरकार का कृषि विभाग यहाँ के किसानों के कल्याण हेतु प्रभावकारी भूमिका निभा रहा है और इस संदर्भ में बीज हो गया, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण आदि के लिए अनेक कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। अब है 2011-12 से 15-16 के दौरान झारखंड में कृषि एवं इससे जो भी रिलेटेड क्षेत्र है उसकी औसत वार्षिक वृद्धि कितना 5% से अधिक रहा, जो कि आकर्षक है। और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में फसल उत्पादन, पशुधन, वन एवं लकड़ी और मत्स्य पालन शामिल है, लेकिन इस क्षेत्र का प्रदर्शन मुख्य रूप से फसल उत्पादन पर निर्भरशील है और फसल का कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कुल आउटपुट के मूल्य में 60% से अधिक योगदान है। झारखंड में फसल का उत्पादन मुख्य रूप से वर्षा पोषित है, यानी कि यहाँ का फसल सामान्यतः वर्षा पर निर्भर है और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 79.71 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से शुद्ध बोया का क्षेत्र कितना है 25.75 हेक्टेयर है और यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 32% ही है। और राज्य में सिंचित भूमि मात्र 3.25 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का मात्र 13% है। सिंचित योग्य भूमि 15% हो गया है, इसको हेक्टेयर में भी चेंज कर लीजिएगा डाटा। और राज्य में प्रति भूमि 13.62 लाख हेक्टेयर है, यानी कि 70% प्रति भूमि। और खेती योग्य अवकृष्ट भूमि 2.74 लाख हेक्टेयर है और लगभग 29.20% क्षेत्रफल वन आच्छादित है। यह 29.76% जो है वो वन आच्छादित है, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 23% भूभाग और कृषि किया जाता है, जिसमें से 15% भूभाग जो वो सिंचित योग्य भूमि है और 29.76% जो है वो हम लोग का वन आच्छादित भूमि है। अब 2014-15 के बीच में खाद्यान्न उत्पादन में 20% की कमी आई है। जो भी चावल हो गया या गेहूँ हो गया, इसके उत्पादन में लगभग 20% का कमी आया था 2014 और 15 के बीच में। और चावल और दलहन में क्रमशः 38% और 17% की गिरावट हुई थी। गेहूं और मोटा अनाज में भी क्रमशः 9% और 19% की कमी आई है। और 2014-15 में झारखंड के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग इतना हज़ार टन या चावल उत्पादन में 4,324.4 हज़ार टन और गेहूं के उत्पादन में 330.8 हज़ार टन, मोटा अनाज के उत्पादन में 487.7 हज़ार टन और दलहन के उत्पादन में लगभग 597.1 हज़ार टन रहा। यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो था हम लोग का 4,734.9 हज़ार टन, उनमें से सब चीज़ का अलग अलग योगदान क्या रहा उसके बारे में हम लोग बता दिए। अब है कि 2014-15 में राज्य में तिलहन का उत्पादन जो था वो 174.5 हज़ार टन रहा और 2015-16 में राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन
3,767.804 हज़ार टन है, जिसमें चावल का हिस्सा इतना, गेहूं का इतना और मोटा अनाज का 395.17 और उसी प्रकार से दलहन के बारे में दिया हुआ है। फिर 2015-16 में राज्य में तिलहन का उत्पादन जो था वो 183.43 हज़ार टन है। अब है कृषि के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या पहल है सरकार के द्वारा जो चलाए जाते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला कि एकल खिड़की का स्थापना किया गया, तो एकल खिड़की केंद्र की स्थापना योजना, तो इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रही है। कृषि के क्षेत्र में सभी प्रकार के विशेषज्ञ सलाह के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यालय और 24 जिलों के मुख्यालय और 263 प्रखंडों 263 प्रखंडों में कृषि के लिए एकल खिड़की केंद्र की स्थापना की योजना है और यह किसानों को कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि कृषि से संबंधित जो भी जानकारियाँ है वो सारा चीज़ एक ही जगह पर किसानों को मुहैया कराया जाएगा। फिर एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि यह योजना जो है ये सबसे पहले 2015 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा और योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को मृदा कार्ड जारी करती है, जिसमें प्रत्येक खेत की उत्पादकता में वृद्धि के लिए फसल के अनुसार पोषक तत्व और उर्वरक के उपयोग का सुझाव देता है। यानी कि कैसा खेत है, वहाँ पर मिट्टी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग कितना यूरिया या फिर जो भी उर्वरक पदार्थ लगेंगे उनके बारे में मृदा कार्ड के जरिए किसान को जानकारी प्रदान की जाती है। और अभी तक लगभग राज्य के 3,37,663 किसान इस योजना के अंतर्गत शामिल हो चुके हैं और रांची, पश्चिम सिंहभूम, चतरा जिलों के किसान इस योजना के प्रति अत्यंत जागरूक हैं और इन जिलों में कुल 6,670 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुद्रण और वितरण भी किया गया है। अगला है कृषि में ग्रामीण युवाओं का आकर्षण करने के लिए झारखंड सरकार ने आर्या के नाम से एक नई योजना लाई। यानी कि जो ग्रामीण युवा हैं उनको कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने आर्या योजना का शुरुआत किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, हरित क्रांति का विकास करना था। और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें कृषि के लिए आकर्षित करेगी और राज्य को कृषि में आत्मनिर्भर बनाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि की पहचान करना और इसको खेती के लायक बनाना है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक के उपयोग के लिए प्रेरित करना, रबी फसल के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना आदि हो गया। यानी कि आर्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के जो भी युवा हैं उन्हें कृषि के प्रति आकर्षित करना है और साथ ही साथ जो बंजर भूमि है उसकी पहचान कर उस भूमि को कृषि योग्य बनाना है। अब आएगा हम लोग का अगला योजना जो कि द्विफसलीय चावल प्रति योजना। इसमें क्या हो गया, धान की कटाई के उपरांत जो भी हम लोग की प्रति भूमि हो जाती है उसको खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। यानी कि धान की कटाई के बाद तो भूमि खाली हो जाती है, तो उस भूमि पर खेती करने के लिए किसान को प्रोत्साहित करना ही द्विफसलीय चावल प्रति योजना का मुख्य उद्देश्य है। और ऐसी नमी युक्त प्रति भूमि में दलहन और तिलहन का उत्पादन किया जा सकता है। तो धान की कटाई होने के बाद बहुत सारे खेतों में नमी रहती है, या बहुत सारे खेतों में तो पानी तक भी रहती है, तो उन सभी खेतों में दलहन और तिलहन का उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि द्विफसलीय उत्पादन वहाँ पे हो सकता है। तो इसी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत 50 हेक्टेयर के क्लस्टर पर यह योजना 50 हेक्टेयर के क्लस्टर पर लागू की जाएगी और लाभुकों का चयन ग्राम सभा से होगा। क्लस्टर के किसान को उनके खाता में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बीज, उर्वरक आदि के लिए 1800 रुपया प्रति हेक्टेयर परिपोषित का भुगतान किया जाएगा और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा विशेषज्ञ सलाह भी दिया जाएगा। फिर आएगा डोभा। तो डोभा का मुख्य कार्य क्या है, तो वर्षा का जल जो है उसको हम लोग को एकत्र करना है। तो राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 130 मिलीमीटर है। तो जो झारखंड का जो एवरेज वर्षा होता है वो 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच में होता है, लेकिन इसमें से 20% का ही उपयोग हो पाता है। तो इन्हीं वर्षा को रोकने के लिए वर्षा के जल को रोकने के लिए डोभा का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के लगभग सभी वर्तमान समय में गांव कितना हो गया, 32, 74, 6 हो गया, लेकिन जब ये योजना चल रहा था उस समय 32, 61, 5 गाँव में जल संग्रहण संरचना निर्माण का प्रस्ताव है, जिसे लोकप्रिय रूप से डोभा भी कहा जाता है। और योजना के प्रथम चरण में किसानों की रेती जमीन पर 1 लाख डोभा निर्माण का प्रस्ताव है। कृषि भूमि के आकार के अनुसार डोभा का आकार होगा। तो जैसा भूमि होगा, यानी कि भूमि का जितना बड़ा आकार होगा डोभा का आकार भी उसके अनुसार तय किया जाएगा। जिला स्तर पर निविदा के द्वारा डोभा का निर्माण होगा और काम पूरा होने के बाद किसान को सौंप दिया जाएगा। फिर अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यह राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया
और इस योजना का उद्देश्य वर्षा पोषित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है और सिंचित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। फिर एक कृषि विस्तार, तो कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण गतिविधियों के विकास को सुनिश्चित करने हेतु समिति नामक संस्था की स्थापना की गई है और ये किसानों को कृषि से संबंधित प्रशिक्षण एवं परामर्श उपलब्ध कराएगा। अगला है राष्ट्रीय कृषि बाजार, तो कृषि उत्पादों का व्यापार डिजिटल करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड सहित 8 राज्यों के किसान के लिए एक डिजिटल व्यापार प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा थोक खरीदारों को आकर्षित किया जाएगा एवं किसान अपने उत्पादों को सूचीबद्ध कर पाएंगे, जिससे किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। और कृषि बाजार समिति पंडरा भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गई है। और इसी प्रकार से जो भी प्रमुख योजनाएं थी वो सारा खत्म हो जाता है और ये पहला जो चैप्टर था हम लोग का वो भी कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर है झारखंड में गरीबी की स्थिति, बेरोजगारी और खाद्य सुरक्षा। यानी कि मुख्यतः यहाँ पे 3 चीज़ के बारे में बात किया गया, गरीब, बेरोजगार और खाद्य सुरक्षा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी क्या है और झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो बेरोजगारी क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति है वो कार्य करने के लिए इच्छुक है और उसे कार्य प्राप्त नहीं होता है तो वही स्थिति क्या कहलाता है, हम लोग का बेरोजगारी कहलाता है। या फिर कार्यशील वर्ग को सामान्य मजदूरी दर और सामान्य परिस्थिति में उपार्जन की गतिविधियों से अनिच्छिक रूप से वंचित रखना ही क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहलाता है। फिर सामान्य रूप से अनिवार्य बेरोजगारी अधिक प्रभावी होती है क्योंकि स्वैच्छिक बेरोजगारी उच्च वर्गों एवं धार्मिक साधु संत वर्ग में विद्यमान होती है। बेरोजगारी समाज की एक प्रधान समस्या है तथा बेरोजगारी के प्रत्यक्ष परिणाम गरीबी, भूखमरी, आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर इत्यादि के स्वरूप में प्रदर्शित होता है। यानी सिंपल से अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार यानी कि वो धीरे धीरे गरीब भी होगा तो गरीबी, भूखमरी और साथ ही साथ अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। शिक्षा स्वास्थ्य में तो कमी होना ही है, तो ये सारे स्वरूप भी प्रदर्शित होने लगते हैं। फिर गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम संयुक्त रूप से संचालित किए जाते हैं क्योंकि अगर बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं गरीबी भी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और झारखंड में संरचनात्मक बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी अधिक प्रभावी है। अतः अवसंरचनात्मक विकास एवं कृषकों के लिए गैर कृषिकालिक यानी कि जब कृषि का कार्य नहीं होगा उस समय स्वरोजगार को प्रोत्साहन कर इस स्थिति में नियंत्रण यानी कि बेरोजगारी की स्थिति में नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी कि मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखा जाता है कि एक मौसम के बाद लोग सामान्यतः बेरोजगार हो जाते हैं तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। बेरोजगारी किसी भी समाज का सर्वाधिक प्रतिकूल समस्या है क्योंकि यह समस्याओं का जन्मदाता है। अतः बेरोजगारी के निदान के लिए कई राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाएं प्रचलित है। उदाहरण के लिए स्वरूप शहरी रोजगार कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि कार्यक्रम राष्ट्रीय योजना के रूप में प्रभावी है। जबकि तेजस्विनी योजना, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम पहाड़िया जनजाति वोकेशनल प्रशिक्षण योजना एवं आदिम जनजाति सरकारी सेवा योजना इत्यादि झारखंड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। यानी कुल मिला के बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए अगर हम लोग बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे तो ऑलरेडी गरीबी खत्म हो जाएगा। तो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब 5वां आर्थिक रोजगार और बेरोजगार सर्वेक्षण जो श्रम और नियोजन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, उस रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितना 7.7% रहा जो राष्ट्रीय दर की तुलना में ज़्यादा है। और पिछले 2 दशक का यदि अध्ययन किया जाए तो श्रम भागीदारी में लगातार वृद्धि हो रही है। फिर 2001 की जनगणना के अनुसार अगर कार्य भागीदारी दर देखा जाए तो कुल श्रमिक और श्रम भागीदार कितना है तो 37.5% था, जबकि राष्ट्र औसत 39.1% यानी लगभग 39% था। अगर 2011 की जनगणना की बात किया जाए तो राज्य और देश दोनों का औसत लगभग समान था। हालांकि WPR झारखंड में 2001 से 2011 में बढ़ा है और यह जो है 25.6% से बढ़कर 29.2% हो गया, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय औसत यानी कि 35.3 से काफ़ी नीचे है। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण सहभागिता दर बेहतर है और यह झारखंड और दोनों स्तर पर ज़्यादा है। झारखंड में श्रमिकों की 3 श्रेणियाँ हैं। प्रथम श्रेणी में मुख्य श्रमिक आते हैं और ये ऐसे श्रमिक होते हैं जो कम से कम 183 दिन या फिर 6 महीना किसी भी आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं। द्वितीय श्रेणी में सीमांत श्रमिक आते हैं जो कि 183 दिन से कम काम करते हैं 1 साल के अंदर, और कुल श्रम शक्ति के अंतर्गत मुख्य और सीमांत श्रमिक के कुल कार्य शामिल होते हैं। और WPR वह दर है जो कुल श्रम शक्ति का कुल जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है। यानी कुल श्रम शक्ति
कुल श्रम शक्ति जो है कुल जनसंख्या का अनुपात जो वही क्या कहलाता है, हम लोग का WPR कहलाता है। और तीसरा प्रकार का श्रमिक क्या हो गया, तो ये अस्थायी श्रमिक होते हैं जो वर्ष के कुछ दिन ही काम करते हैं। यानी कि एक श्रमिक ऐसा हो गया जो कि साल में कम से कम 183 दिन या फिर 6 महीने का कार्य करते हैं। दूसरा श्रमिक हो गया कि जो 183 दिन से कम कार्य करते हैं। और तीसरा प्रकार का श्रमिक क्या हो गया, उनको अस्थायी श्रमिक ही कहते हैं और वह वर्ष के कुछ दिन ही काम कर पाते हैं। अगर झारखंड में कुल श्रम शक्ति में मुख्य श्रमिकों का हिस्सा देखा जाए तो 11 में 52% था, जो कि राष्ट्रीय औसत 72.5% था, यानी कि राष्ट्रीय औसत से कम था। अब अगला क्वेश्चन कि झारखंड सरकार ने बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने के लिए हाल के दिनों में कौन कौन से महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत की है, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। यानी कि हमने बेरोजगारी देख लिए, झारखंड में बेरोजगारी की क्या स्थिति है वो देख लिए। अब इस क्वेश्चन में उन बेरोजगारी को खत्म करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, उनके बारे में हम लोग को विवरण प्रस्तुत करना है। तो झारखंड भारत का एक पिछड़ा राज्य है। इस राज्य में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या अत्यंत विकराल रूप ली हुई है। हालांकि गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण के लिए केंद्र सरकार ने भी कई फ्लैगशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है, परंतु बेरोजगारी के दल बदल में धंसे इस राज्य के लिए आवश्यक था कि राज्य सरकार भी अपनी ओर से इस दिशा में मजबूत प्रयास करे। और राज्य गठन के बाद सरकारी इच्छा शक्ति में बदलाव आया और कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्न है। जैसे कि यानी कुल मिला के झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिनमें से क्या है, झारखंड कौशल विकास मिशन समिति। इसका शुरुआत 18 जून 2015 को झारखंड सरकार के नियोजन और विकास विभाग के अंतर्गत किया गया था। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य के जो भी युवा हैं उनके लिए रोजगार निर्माण करने के साथ ही साथ राज्य का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। यानी कि यहाँ पे आर्थिक विकास की बात किया गया, आर्थिक समृद्धि की बात नहीं किया गया। यानी कि युवाओं को रोजगार तो मिलेगा, उसके साथ ही साथ गुणात्मक वृद्धि के बारे में भी बात किया गया। और राज्य में यह सीमित कौशल विकास के लिए नीतियों को बनाती है। यानी कि जो हम लोग का झारखंड कौशल विकास मिशन समिति है, वे कौशल विकास के लिए क्या क्या नीति होगी उसको भी बनाती है। स्वरोजगार का विकास एवं व्यावसायिक कौशल का निर्माण करती है तथा ऐसे वातावरण तैयार करती है जिससे लोग इस सेक्टर में निवेश कर सकें। अगला है 2014-15 में झारखंड के विभिन्न विभागों से मिलकर लगभग 1 लाख युवाओं को व्यवसाय पाठ्यक्रम की शिक्षा दी गई। इस सोसाइटी के अधीन सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य में जो भी बेरोजगार युवा हैं, खास करके महिला, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण से कौशल को उन्नत करना ताकि वो रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सके। और इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने 2017 में 45 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। फिर प्रशिक्षण के लिए सरकार ने 95 केंद्रों को चिन्हित किया है और यह प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क है और यह 18 से 35 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण देगा। फिर अगला है हम लोग का झारखंड कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015। तो इसके तहत क्या हो गया कि कौशल विकास आ गया, तो सिंपल सा बात है, कौशल स्किल सिखाया जाएगा। तो इस समिति ने इस नीति का निर्माण किया और यह नीति कौशल विकास गतिविधियों के विकसित सिद्धांत का निर्माण करता है एवं विस्तृत नीतियों पर जोर देता है। एक कौशल जागरूकता अभियान द्वारा सीमित संभावित उम्मीदवारों को चुनती है जिसमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। और इस नीति में प्रखंड स्तर पर कौशल केंद्रों का विकास पर जोर दिया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसरों को शामिल किया जा सके। फिर इसके तहत क्या हो गया कि प्रत्येक जिला में एक ITI और महिला ITI की स्थापना पर जोर दिया गया। और इस नीति के द्वारा संभावित उम्मीदवार की जागरूकता फैलाने का लक्ष्य है ताकि वे अपने करियर विकल्प को चुनाव कर सके। और इस नीति में कौशल विकास के लिए उद्योगों को भी शामिल किया गया ताकि उद्योग की मांग के अनुसार उनका कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। यानी कि जैसा मांग है उसके अनुसार उनको स्किल डेवलप किया जाएगा। इसके लिए ITI कॉलेज की स्थापना की बात किया गया है और साथ ही साथ महिला ITI कॉलेज की भी स्थापना पर जोर दिया गया। फिर अगला योजना है 2016-17 में विभाग द्वारा शुरू की गई नई पहल। इसमें क्या हो गया कि रांची में एक आदर्श केंद्र स्थापित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार की सहायता ली गई है। और इसी तरह राज्य निर्माण में धनबाद और जमशेदपुर में 2 आदर्श केंद्र स्थापित किए गए। इसके अलावा दुमका, हजारीबाग और देवघर में 3 आदर्श केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। और इन आदर्श केंद्रों को मुख्य कार्य क्या होगा, तो नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। और अब तक विभाग ने इतना उम्मीदवारों के आंकड़े नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल को भेज दिया है और राष्ट्रीय कैरियर सेवा के अधीन रोजगार एक्सचेंजों में को परिवर्तन करना, यानी कि इन लोग को स्किल सिखाकर
पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा। अब जिसको जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार भी लोगों का चयन करेंगे। इनका नाम कैरियर केंद्र होगा, यानी कि अब इनका नाम क्या कर दिया गया, कैरियर केंद्र। और रांची के उप क्षेत्रीय रोजगार एक्सचेंज को आदर्श कैरियर केंद्र में बदल दिया गया है, जिसमें 100% सहायता भारत सरकार से मिली है। इसके अलावा जमशेदपुर और धनबाद, इन दोनों को आदर्श सेंटर बनाने के लिए राज्य सरकार ने 38 लाख दिए हैं। और वित्त वर्ष 17-18 में 10 रोजगार एक्सचेंज आदर्श कैरियर केंद्र में बदले जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 568.96 लाख रुपया दिया है। अगला योजना क्या है, हुनर। तो हुनर में भी क्या हो गया, यह भी कौशल विकास विभाग का एक पोर्टल है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के IT विकास शाखा ने विकसित किया है। और इसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म पर सभी विभागों के सभी कौशल विकास कार्यक्रम मौजूद हैं। सभी विभागों को यह सुविधा भी है कि वे अपने कौशल विकास सेवा को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ कर दें। फिर मुख्यमंत्री जन धन योजना, तो इसका शुरुआत 15 नवंबर 2015 को किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या, कि सबको एक साथ लेकर चलना। यह योजना बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ लेकर चल रही थी। और यह एक पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और फिर से वन क्षेत्रों को बढ़ावा इसका लक्ष्य था। यानी कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है प्लस वन क्षेत्रों में वृद्धि करना ही मुख्यमंत्री जन धन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ लेकर योजना चल रही थी, जिसमें से किसानों के आय और रोजगार को भी बढ़ाना था, क्योंकि इसके लिए किसानों की भूमि ली जाती है और उसके बदले किसानों में वित्तीय सहायता भी दी जाती है। यानी कि वन को लगाने के लिए किसानों की भूमि दी जाती है, उसके बदले में उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। अगला है ट्रक ड्राइविंग स्कूल योजना। इसमें क्या हो जाएगा, तो झारखंड देश का पहला राज्य है जिसमें बाहरी ड्राइविंग स्कूल खोला गया है। और इन स्कूलों में राष्ट्रीय कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। टाटा मोटर्स एवं पंजाब और राजस्थान सरकार सहायता करेगी इसमें। और मोहाना और अजमेर में ड्राइविंग संस्था यह प्रशिक्षण देंगे। पहले बैच में 79 युवाओं का चयन होगा। इसमें से 50% ST और SC होंगे और शेष 50% जो होंगे वो BPL परिवार से होंगे। यानी कि ये सारा योजना सरकार के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई, जिससे कि वे बेरोजगारी को समाप्त कर सकेंगे, जिसमें मुख्यतः स्किल सिखाने के बाद किया गया है। तो उपरोक्त प्रयासों के द्वारा निस्संदेह झारखंड में रोजगार को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना दिया है और सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कई अवसर उपलब्ध हुए हैं। चूँकि यह रोजगार की बहुआयामी प्रक्रिया है, अतः समाज में प्रत्येक वर्ग अपनी योग्यता के अनुसार इसका लाभ उठा रहा है। सरकार की इन प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए तथा सरकार को भी इस दिशा में सचेत होकर लगातार मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था वो हम लोग का कंप्लीट होता है। अब आखिरी क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने हाल के वर्षों में झारखंड में गरीबी आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्नत जीवन पद्धति विकसित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाएं, इनका संक्षिप्त मूल्यांकन करें। यानी कि गरीबी आबादी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ उन्नत जीवन पद्धति विकसित करने के लिए सरकार ने किस प्रकार से कदम उठाए, उनके बारे में हम लोग को डील करना है। तो झारखंड भारत का निर्धन राज्यों की श्रेणी में शुमार प्रदेश है और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह भारत का 5वां सर्वाधिक गरीब राज्य है। इस राज्य में आए दिन हमेशा भूखमरी से मौत या फिर कुपोषण से मौतों की खबर प्रकाशित होती रहती है। और इस राज्य की आदिवासी बहुल जनसंख्या के होने से और इनमें से कुछ जनजातीय समुदाय मुख्य धारा से दूर रहने के कारण हमेशा खाद्यान्न संकट की समस्या से जूझते रहते। तो ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार ने राज्य की निर्धन आबादी को भोजन की न्यूनतम गारंटी देने के लिए अपनी ओर से कई नई योजनाओं का संचालन किया है तथा केंद्रीय योजनाओं में सब्सिडी की राशि में परिवर्तन किया तथा उसे प्रभावी रूप से लागू करने का हर संभव प्रयास किया है। इसके अलावा निर्धन आबादी को भूखमरी से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या योजना चलाई उसको भी देखते हैं। सबसे पहला अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना जो वो केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा चला जा रहा है, जिसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अंतर्गत झारखंड में इतने परिवार आते हैं और इसमें 1 रुपये केजी के हिसाब से प्रतिमाह 35 केजी चावल या फिर गेहूं की आपूर्ति की जा रही है। और इसमें 154 करोड़ प्रतिवर्ष झारखंड सरकार का खर्च हो रहा है। फिर आता अन्नपूर्णा योजना आता है। तो यह भी क्या है, एक केंद्र पोषित योजना है और इसके अंतर्गत वे वृद्ध लोग आते हैं जिनका राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं होता, यानी कि जिनको पेंशन नहीं मिल रहा, वे सभी अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वे इसके योग्य होने चाहिए। और इसको 10 केजी खाद्यान्न यानी कि 6 केजी गेहूँ और 4 केजी चावल प्रतिमाह फ्री में प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में लगभग
इतना वृद्ध व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है और वृद्ध की उम्र 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर 65 साल से अधिक है तो ही वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और BPL परिवार से भी होना चाहिए। इसके लिए 4041 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। फिर मुख्यमंत्री दाल भात योजना, इसके तहत 5 रुपये में हम लोग को भोजन मुहैया कराया जाता था। तो इस योजना के अंतर्गत लोगों को 5 रुपये में 200 ग्राम दाल भात की आपूर्ति की जाती है और 375 केंद्र झारखंड में काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत। और इसके साथ ही वे सब्जी, सोयाबीन और चना देते हैं। केंद्र संचालक को सब्जियां, सोयाबीन और चना मुफ्त में मिलती है और चावल के लिए 1 रुपया पर केजी लिया जाता है। और इस वित्त वर्ष में इसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। फिर अगला है अंत्योदय एवं पत्र गृहस्थ परिवारों को चीनी आपूर्ति योजना। तो इसमें क्या हो गया कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले परिवारों को 1 केजी या फिर 2 केजी चीनी प्रति परिवार प्रति माह सब्सिडी युक्त दर पर मिलेगी, यानी कि सस्ता दाम पर मिलेगा। और इस योजना के लिए 255 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत गरीब परिवार जो हो गए, यानी झारखंड जो एक पहला राज्य है जिसमें इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को दुमका जिले से किया गया था और प्रधानमंत्री ने किया था इस योजना का शुरुआत। इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जो BPL परिवार से नीचे हैं या फिर वे परिवार जो NFSA के अंतर्गत आते हैं उनको मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6.6 लाख परिवार को यह लाभ देने की योजना बनाई गई है। फिर मूल्य स्थिरीकरण कोष, तो इसमें क्या हो गया कि 2016-17 के वित्त वर्ष में आवश्यक उपभोक्ता मूल्य में अनियंत्रित वृद्धि ना हो, इसके लिए 20 करोड़ तक का कोष जारी किया गया, यानी कि मूल्य में स्थिरीकरण लाने के लिए इस योजना को लाया गया। फिर चना दाल योजना, तो चना दाल इसमें चना दाल दिया जाता था फ्री में। तो इस योजना के अंतर्गत सभी योग्य घरों को और अंत्योदय अन्न योजना परिवार को 1 केजी चना दाल प्रति माह सब्सिडी युक्त दर पर दिया जाता था और इसके लिए वित्त वर्ष 16-17 में 150 करोड़ दिया गया। फिर उपभोक्ता कल्याण कोष, इसमें क्या हो गया कि इसमें 10 करोड़ की राशि से निर्मित कोष है जिसमें 2.5 करोड़ एवं 7.5 करोड़ क्रमशः राज्य तथा केंद्र सरकार के हैं, यानी कि 2.5 करोड़ राज्य सरकार का और 7.5 करोड़ जो वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और ये पृथक बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो ये सारा योजना हो गया जिससे कि हम लोग झारखंड में खाद्य सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया। मूल्यांकन अगर करें तो क्या निकलता है, तो डिजिटलीकरण और बायोमेट्रिक के कारण राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया है, क्योंकि अब हम लोग फिंगरप्रिंट देके हम लोग जब तक फिंगरप्रिंट नहीं देते तब तक हम लोग को कोई भी अनाज नहीं मिलता है, जिससे पता चलता है कि हमने अपने अनाज को प्राप्त किया है। और जो भी हम लोग के PDS डीलर हैं उनके द्वारा उन अनाजों का किसी भी करके गलत तरीके से मिसयूज नहीं हो पा रहा। इस कदम में सरकार ने पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ाया। इसके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन योजनाएं जैसे कि गोदामों की भंडारण क्षमता में कमी, नए गोदामों का निर्माण, सफ़ेद राशन कार्ड जारी करना, राशन कार्ड के साथ आधार नंबर को जोड़ना और अन्य नए खाद्य योजनाओं को लाना आदि अपने पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई है। यानी कि ये सारा जो लक्ष्य था, ये सारा लक्ष्य हम लोग को लगभग सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार प्रयत्नशील है और यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लेकिन अभी भी राज्य सरकार इन सभी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब अगला है गरीबी निवारण और कार्यक्रम। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि गरीबी क्या है, तो हम लोग बेरोजगारी, पिछला चैप्टर में बेरोजगारी कंप्लीट कर लिए, अब यहाँ पे गरीबी। तो गरीबी क्या है, इससे निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसका विस्तार से वर्णन करें। तो भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक होने के बावजूद आज गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। वह भारत में गरीबी गहराई से जड़ जमा चुकी है और कुछ राज्यों को छोड़ दे तो ज़्यादातर राज्य जो है वो गरीबी दूर करने के लक्ष्य से काफ़ी दूर है। नीति आयोग के द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2019-20 के आधार पर 2030 तक देश में कई ऐसे राज्य होंगे जिनमें झारखंड भी एक है, गरीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सही पथ पर नहीं है। यानी कि नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 2030 तक बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जो कि गरीबी मुक्त भारत का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हासिल करने से काफ़ी दूर होंगे। यानी कि उस लक्ष्य के लिए जो भी रणनीति होंगी उन पर वो सही तरीके से अमल नहीं करेंगे। और गरीबी को एक ऐसे हालात के रूप में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी जरूरत जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, हालांकि इसके डेफिनेशन को और भी व्यापक रूप प्रदान किया गया वर्तमान समय में, और गरीबी की चरम स्थिति मृत्यु तक भी ले जाती है। और भारत में उपभोग और
आय दोनों के आधार पर गरीबी के स्तर का आंकलन किया जाता है। फिर एक उपभोग की गणना उस धन के आधार पर की जाती है जो एक परिवार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, यानी कि उपभोग गणना विधि के द्वारा। यानी गरीबी निकालने का दो विधि भारत में, एक उपभोग गणना विधि और एक आय गणना विधि। तो उपभोग गणना विधि में मुख्यतः क्या होता है कि एक परिवार के द्वारा जो भी आवश्यक वस्तु है, जैसे कि अगर रोटी कपड़ा मकान लेते हैं तो उन पर जो भी खर्च किया जाता है उनके आधार पर निकाला जाता है। और आय गणना विधि में उस परिवार के द्वारा जो भी अर्जित लाभ है उसके आधार पर निकाला जाता है। और गरीबी रेखा की अवधारणा भारत में गरीबी मापन के लिए एक बेंचमार्क का काम करती है। आगे गरीबी रेखा को आय के उस अनुमानित न्यूनतम स्तर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो कि परिवार के जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। 2014 तक गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण इलाकों में 32 रुपया प्रतिदिन और कस्बों में 47 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित किया गया था। फिर गरीबी रेखा को लेकर अलग अलग समितियों की राय अलग अलग है, लेकिन तेंदुलकर समिति जो है वो 22% को गरीबी बताए थे, जबकि सी रंगराजन फॉर्मूले ने 29.5% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे माना है। फिर गरीबी से निपटारा करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनमें क्या हो गया कि साल 1991 में LPG सुधार लाया गया, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने कई योजना और कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें रोजगार सृजन कार्यक्रम, बीमा कार्यक्रम, आय समर्थन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी और आवास योजना तथा खाद्य सुरक्षा भी शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी योजना है, जैसे कि सबसे पहला आता है हम लोग का भारत निर्माण योजना। तो भारत निर्माण योजना के तहत क्या हो गया कि गांव की और एक कदम की नीति को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की। और इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। और इस योजना का लक्ष्य क्या हो गया, तो ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास करना, जैसे कि यानी कि आधारभूत अवसंरचना का विकास करना, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गया, सिंचाई सुविधा हो गया, दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्र में आवास शामिल है। फिर मनरेगा आ गया। तो मनरेगा जो है वो क्या हो गया, तो भारत सरकार के द्वारा लागू रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। और मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है कि देश भर में गरीबी के निवारण के लिए लोग को रोजगार देने का गारंटी प्रदान करता है, जिसमें वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके और अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें। इसके अंतर्गत क्या हो गया, गौशाला निर्माण कार्य, वृक्षारोपण कार्य, आवास निर्माण कार्य, मार्ग निर्माण कार्य, चेक बांध कार्य और सिंचाई कार्य भी किए जाते हैं। और गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क का जो कार्य करने में समर्थ हैं उनको 100 दिन का रोजगार का गारंटी भी देते हैं। मनरेगा में दिहाड़ी को बढ़ाकर मार्च 2020 में 202 रुपया कर दिया गया और मनरेगा के तहत आने वाले 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा और गरीबी की समस्या से निपटा जा सकेगा। फिर आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसका शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या गया, तो ग्रामीण इलाके में 500 या फिर इससे अधिक आबादी क्षेत्र वाले में, यानी कि 500 या फिर इससे अधिक व्यक्ति जहाँ पर हो वैसे जगहों पर सड़क संपर्क से वंचित गाँवों में 12 सड़कों को जोड़ना, जिसका लाभ गाँव को होगा, जहाँ छोटे किसान शहरों से जुड़ पाएंगे और अपनी फसल बेच पाएंगे। और इस योजना का लाभ गरीबी निवारण में भी होगा। फिर आएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यह भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसका शुरुआत 1999 में हुआ था। और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे जो भी लोग हैं उनको रोजगार देना और उनको समृद्ध बनाना है। और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को प्रशिक्षण देना, जिससे कि वे अपनी आमदनी बढ़ा सके और उनके जीवन में सुधार हो सके। यह सभी योजना का उद्देश्य था। फिर आता है इंदिरा आवास योजना। तो जो इस योजना का नाम बदलकर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। और इस योजना की शुरुआत देश के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और BPL धारकों को घर प्रदान करने का अवसर भी प्रदान किया गया। और भारत सरकार के द्वारा 2022 तक हाउस फॉर ऑल प्रदान करने का लक्ष्य इस योजना के द्वारा किया गया था, यानी कि सभी को घर प्रदान किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसमें क्या हो गया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवार को देश की मुख्य धारा में जोड़ना है, आजीविका में वृद्धि करना है और वित्तीय सेवाओं तथा उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना है, जिसकी शुरुआत 2011 में किया गया था। यानी कि ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी वजह से गरीबी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। निष्कर्ष में क्या आ गया, तो गरीबी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग को युद्ध स्तर पर एकदम तैयारी भी करना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। हमारी सरकार देश के विकास के लिए कदम उठा रही है और गरीबी उन्मूलन अर्थव्यवस्था और समाज की एक सतत और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करेगी। तो ये सतत वर्ड और समावेशी ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में।
हम सभी को देश से गरीबी दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों में हर संभव मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि सरकार जो भी योजना चला रही है उनको सही तरीके से सफल बनाने में हम लोग को भी योगदान देना चाहिए, तो ही जाके कुछ हो सकता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है और हम लोग का टोटल 2 चैप्टर हम लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और ये जो गरीबी है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।